हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में कि कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो बच्चों, आपने अभी तक अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हो, वेक्टर्स की इंट्रोडक्शन थी, उसमें मैंने बताया था कि वेक्टर्स होते क्या हैं। तब आपको बताया गया था कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ के साथ डायरेक्शन भी होती है, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक। सो इसका मतलब वेक्टर्स के पास बेटा मैग्नीट्यूड भी है, मतलब कुछ वैल्यू भी है उसकी, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन होने की वजह से अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम सिंपल मैथमेटिकल वे में उनको ऐड नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये नहीं है कि अगर कोई एक वेक्टर इधर जा रहा है ए, जिसका मैग्नीट्यूड सपोज कितना है इस वेक्टर का 10, और एक वेक्टर सपोज ये जा रहा है बी, जिसका मैग्नीट्यूड सपोज कितना है 12, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करो, तो आप ये नहीं कहोगे मुझे कि जी ए और बी वेक्टर को ऐड करके 10 + 12 मतलब 22 आएगा। तो ये गलत तरीका है, इट इज रॉन्ग। मीन्स हम वेक्टर्स पे सिंपल मैथमेटिकल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेक्टर्स को ऐसे हम सिंपली बेटा ऐड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हो कि अगर मैं कहता हूं कि इधर वेक्टर लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 है, तो आप जब इनको ऐड करोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि 10 + 12 मतलब 22। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो दिस इज रॉन्ग, ये अप्लाई नहीं किए जा सकते क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन भी मैटर करती है। आप देख सकते हो इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहां पे डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए सिंपल मैथमेटिकल वे नहीं है वेक्टर्स को ऐड करने की। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम अलग मेथड यूज करते हैं, और वो मेथड्स कौन से हैं? ज्योमेट्रिकल मेथड्स। तो ये आपको याद रखना है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, और वही ज्योमेट्रिकल मेथड्स मैं आज आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं उन ज्योमेट्रिकल मेथड्स को। तो बने रहे मेरे साथ। ज्योमेट्रिकल मेथड्स, ज्योमेट्रिकल नाम से ही क्लियर हो गया होगा, मतलब इसमें कुछ शेप्स होंगी, डायरेक्शन होगी, ज्योमेट्री होगी, है ना। तो वही चीज है बेटा, डायरेक्शन को के हिसाब से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। और जो ज्योमेट्रिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, वो मेनली देयर आर थ्री ज्योमेट्रिकल मेथड्स विच वी यूज्ड टू ऐड द वेक्टर्स। पहला मेथड जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से कि क्या बोलती है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, के कैसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे। सेकंड नंबर पे जो हम यूज करते हैं लॉ, वो है पैरेललोग्राम लॉ। तो सेकंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भी जो है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज की जाती है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो बच्चा पार्टी, हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। नंबर 1 इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर 2 इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड नंबर 3 इज पॉलीगन। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के काम आती है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी 2 वेक्टर्स को ऐड करने के काम आती है। लेकिन जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इससे हम बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में कि व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली स्टेटमेंट लिख देता हूं सबसे पहले। तो मैं बोर्ड पे, आप चाहो तो अपनी कॉपी पेन उठा लो और उस पर लिख सकते हो। तो स्टेटमेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की क्या है कि इफ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट द 2 sides of a triangle taken in same order। सेम ऑर्डर मींस कि अगर मैं 2 वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लेता हूं, सेम ऑर्डर में लेने का क्या मतलब है कि जैसे एक वेक्टर ये है बेटा,
एक वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, इसे हम बोलते हैं उसका हेड और पीछे वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस वेक्टर की टेल। तो हम कब बोलते हैं कि वेक्टर्स सेम ऑर्डर में जुड़े हैं? ठीक है, मैं आपको सेम ऑर्डर की डेफिनेशन बता रहा हूं कि बेटा हम कब बोलते हैं कि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ा हो। जैसे एक वेक्टर ये हो गया और अगर मैं एक वेक्टर ये ले लेता हूं तो इस टाइम ये दोनों वेक्टर्स कैसे जुड़े हुए हैं? सेम ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर की टेल से जुड़ा हुआ है, तो ये सेम ऑर्डर है। लेकिन अगर वेक्टर्स ऐसे हों, जैसे कि एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, तो ये किस ऑर्डर में है इस टाइम पे? अपोजिट ऑर्डर में। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। सेम ऑर्डर मतलब जब हेड से टेल जुड़ा हो, और अपोजिट ऑर्डर मतलब जब हेड से हेड जुड़ा हो या टेल से टेल जुड़ी हो, तब हम बोलते हैं वेक्टर्स कैसे हैं? अपोजिट ऑर्डर में हैं। तो ये मतलब है यहां इस लाइन का। तो इन्होंने क्या कहा अभी तक कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द resultant of these vectors is represented by the third side of the triangle, by the third side of the triangle taken in अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आप देख सकते हो सिंपल कि ट्रायंगल लॉ क्या बोल रही है, डेफिनेशन आपके सामने है। अब मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है बच्चे, एक वेक्टर है ये ए, ठीक है, और ये कोई वेक्टर मैंने ले लिया बी। अब मैं इन वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज कर सकता हूं कि ये दो वेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट करें? एक ट्रायंगल की दो साइड्स को। और मैं इनको कैसे लूंगा? सेम ऑर्डर में। देखो कैसे लूंगा। तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया ओ पी, ठीक है, जो बेसिकली ए वेक्टर के ही इक्वल है। तो मतलब मैंने ए वेक्टर के इक्वल एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया ओ पी, ठीक है। इसके पैरेलल है वो, आप देख सकते हो सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली इस वेक्टर को भी मैं इस वेक्टर के पैरेलल भी यहां एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे। ये वेक्टर मेरा हो गया बी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस वेक्टर बी को यहां ले आऊं तो ये इस तरह से एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ पी, और ये मैंने पॉइंट ले लिया क्यू। तो कहने का मतलब है इस वेक्टर के पैरेलल मैंने एक वेक्टर ले लिया ओ पी जो इसका इक्वल वेक्टर है, और इस वेक्टर का इक्वल वेक्टर मैंने ये ले लिया पी क्यू। और मैंने ये दो वेक्टर कैसे जोड़े हुए हैं? सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो, हेड से टेल जुड़ी है। तो इस टाइम पे मैंने दो वेक्टर्स को एक ट्रायंगल की दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है एंड दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो अब जो इस ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा, ठीक है ना, अब जो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी ये, तो अब इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी ओ क्यू, इट विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। तो ये हमारी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। मींस ये किसके इक्वल होगी? ए और बी के सम के इक्वल होगी, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। के जो रिजल्टेंट मैंने लिया है कैसे लिया है? अपोजिट ऑर्डर में लिया है। आप देख सकते हो हेड से हेड जुड़ रहा है, टेल से टेल जुड़ रहा है। तो ये हमारी क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कि अगर मैं दो वेक्टर्स को इस तरह से लेता हूं कि वो एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, देन जो थर्ड साइड है, ठीक है, जो थर्ड साइड है वो रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों के एडिशन को, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट को, इन दोनों को जोड़ने से जो नया वेक्टर आया उसको। लेकिन ये जो नया वेक्टर आएगा ये किसमें होगा? अपोजिट ऑर्डर में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक। तो यहां पे बेसिकली जो रिजल्टेंट है ये किस चीज को बताता है? ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया जो ए और बी का सम है, यहां पे ये बताता है कि वही इफेक्ट देगा जो ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ए और बी के मिलने से जो इफेक्ट बनता है वो अकेला ये वेक्टर दे सकता है। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बारीकी से मैंने समझाई है कि दो वेक्टर अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो तीसरी साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी? इनके
रिजल्टेंट को, और जो तीसरी साइड होगी वो अपोजिट ऑर्डर में होगी। आई होप सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो रोक के बीच में ही इसको उतार सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और कॉपी में उतार लो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो ये तो थी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं आपको समझाने वाला हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सेकंड नंबर पे जो हमने लॉ पढ़ी थी दैट वाज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलती है कि इफ टू वेक्टर्स, अब जैसे नाम से क्लियर हो गया, इसमें अब की बार कैसी स्ट्रक्चर बनने वाली है, शेप बनने वाली है। पैरेललोग्राम पढ़ी है ना, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एक दूसरे की, उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। सो टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि इफ टू वेक्टर्स आर represented by the two adjacent sides of a parallelogram, ठीक है। क्या कहा इन्होंने पैरेललोग्राम लॉ में कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि अगर मैं दो वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, दो एडजेसेंट साइड्स से, किसकी, एक पैरेललोग्राम की, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। कहने का मतलब देखो क्या है कि सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर था ए और एक ये वेक्टर था, सपोज एक ये वेक्टर था मेरे पास वेक्टर बी, ठीक है। अब इन दो वेक्टर्स को मैं अगर अरेंज करूं तो कुछ इस तरह से अरेंज कर सकता हूं कि ये मैंने वेक्टर ले लिया यहाँ पे ए और ये वेक्टर उठा के मैंने यहां रख दिया, ये मेरा बन गया वेक्टर बी। तो अब मैं इन दो वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। कंडीशन क्या है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। मतलब ये वेक्टर भी ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये वेक्टर भी ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। एक तरह से एक पैरेललोग्राम है। देखो मैं कंप्लीट अगर इस पैरेललोग्राम को करूं ओ पी और इसके पैरेलल एक लाइन खींचता हूं, यहां से एक लाइन खींचता हूं क्यू एस, तो आप देख सकते हो ये एक पैरेललोग्राम बन गई ना, ओ पी क्यू एस। तो अभी तक हमने क्या जाना इसके बारे में कि पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलते हैं कि अगर मैं दो वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो इस तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट, देन जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ठीक है, इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा, इट विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड दिस रिजल्टेंट विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस सेम कॉमन पॉइंट। मतलब तीनों वेक्टर्स अगर अब देखो आप, ए वेक्टर भी पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है, बी वेक्टर भी, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी ओ पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, ठीक। तो ये आपकी पैरेललोग्राम लॉ है। मींस डेफिनेशन क्या बनी कि if two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram starting from a common point, then their resultant is represented by the diagonal of the पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। तो बेटा ये आपकी क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बहुत इजी है कि सिंपली क्या बोलती है ये कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स इस तरह से हैं
कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस टाइम पे उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सो वेक्टर ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये है आपकी पैरेललोग्राम लॉ। आई होप सबको समझ में आई होगी। तो आप देख सकते हो यहां पे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वेक्टर्स और इनका रिजल्टेंट ये जा रहा है। आई होप सबको यहां तक ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चाहो तो वीडियो यहीं पे रोक के इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हो। ठीक है, तो ये है आपकी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको मैं अब मिटाने जा रहा हूं बेटा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब जो आपने ये दोनों लॉज पढ़ी, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये जो लॉज थी ये सिर्फ दो वेक्टर्स पे अप्लाई होती थी। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे विच इज अवर पॉलीगन लॉ, ठीक है ना, विच इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ बहुत सारे वेक्टर्स पे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, कि अगर हमें नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए हों देन वी कैन यूज द पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ क्या बोलती है कि इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब बहुत सारे वेक्टर्स हैं हमारे पास, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर, कि अगर मैं बहुत सारे वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में ले लूं, सेम ऑर्डर मतलब एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ता जाऊं, हेड से टेल सेम ऑर्डर में लेता जाऊं, कि इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर सच दैट they are representing the sides of an open polygon, polygon क्या होता है? पॉलीगन एक ऐसी शेप होती है जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं। पॉली मीन्स बहुत सारी, पॉली का मतलब समझते हो ना आप क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारी। तो जिसकी बहुत सारी साइड्स, जैसे ट्रायंगल जिसकी 3 साइड है ना, रेक्टेंगल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, तो इसी तरह से पॉली मीन्स मेनी साइड्स, बहुत सारी साइड्स। ठीक है, सो यहां पे यही है कि इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर सच दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, देन their resultant, तो इन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। ठीक है ना, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड by the closing side of the polygon taken in opposite order, ठीक है, तो ये है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं तो वहां क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आप देखो, जैसे सपोज मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स थे और उनको मैंने सेम ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सपोज आई हैव 4 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, एंड आई जस्ट अरेंज्ड दीज वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ एन ओपन पॉलीगन। इस तरह से कि सपोज जो वेक्टर ए है वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, जैसे मैं अरेंज करता हूं, पहले मैं अलग से वेक्टर ड्रॉ करता हूं। सपोज ए वेक्टर मेरा ये था, ठीक है, और बी वेक्टर सपोज मेरा ये था, ऐसे ही सी वेक्टर सपोज मेरा ये है और डी वेक्टर ये है। अब अगर मैं इन वेक्टर्स को अरेंज करूं सेम ऑर्डर में और इस तरह से अरेंज करूं कि एक ओपन पॉलीगन को रिप्रेजेंट करें, तो ये वेक्टर ए के पैरेलल आ गया यहाँ, वेक्टर बी उठाया मैंने यहां रख दिया, तो ये वेक्टर बी बन गया। आप देख सकते हो वेक्टर बी के पैरेलल है। ऐसे ही ये मेरा वेक्टर आ गया यहाँ पे सी, और ऐसे ही ये वाला वेक्टर मेरा यहाँ पे आ गया डी। तो आप देख सकते हो ये क्या बन रहा है, एक ओपन पॉलीगन बन रहा है। आप देख सकते हो ना, एक ओपन पॉलीगन बन गया है। पॉइंट्स को नाम दे दो कुछ भी, जैसे मान ले ओ पी क्यू एस टी, तो आप देख सकते हो ये एक ओपन पॉलीगन बन गया, ओ पी क्यू एस टी।
वेक्टर्स कैसे लिए हैं, सेम ऑर्डर में, हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल, इस तरह से। सो पॉलीगन लॉ सिंपली यही बोलती है कि अगर मैं बहुत सारे वेक्टर्स ले लूं और उनको इस तरह से लूं कि हर वेक्टर को सेम ऑर्डर में लूं कि हेड से टेल जुड़ी हो, तो उस टाइम पे इन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, मींस इन सभी का जो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, मींस जो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के इक्वल होगा, वो कौन सी साइड रिप्रेजेंट करेगी, ये जो लास्ट क्लोजिंग साइड होगी जो इस ओपन पॉलीगन को क्लोज करेगी, बट इट विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मींस this side OC will represent the resultant R, which is equal to A vector plus B vector plus C vector and plus D vector। क्लियर है? सो सिंपल है कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स एक पॉलीगन को रिप्रेजेंट करें, ओपन पॉलीगन को, तो उस ओपन पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी इट विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट एंड इट विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब हेड से हेड, टेल से टेल। आप देख सकते हो, देख के ही पता लग जाता है कि इन सब में रिजल्टेंट कौन है ये, क्योंकि सब तो हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल है, लेकिन ये हेड से हेड है, टेल से टेल है, तो इट इज द रिजल्टेंट। क्लियर है? ये है इन सब का बाप, इन सब का रिजल्टेंट। क्लियर है जी? तो ये है आपकी पॉलीगन लॉ। तो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो पॉलीगन लॉ है इसका मैं प्रूफ आपको कराने वाला हूं कि जो पॉलीगन लॉ है बेसिकली ये बनी कहां से है, ट्रायंगल लॉ से। मतलब ट्रायंगल लॉ को बार बार रिपीट करते रहो तो क्या बन जाती है, पॉलीगन लॉ बन जाती है। अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो अब मैं पॉलीगन लॉ का प्रूफ आपको बताने वाला हूं कि कैसे बार बार मैं रिपीट करता जाऊंगा पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ को, और हमें पॉलीगन लॉ मिल जाएगी। देख कि मतलब ये आर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैसे आया, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो ये वेक्टर्स थे मेरे, ओ पी, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर सी था और ये वेक्टर डी था, और यहां पे ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था आर। अब मुझे इस आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे प्रूव करना है कि आर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसको, ये मेरी पॉलीगन है ओ बी क्यू एस टी। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, वेक्टर ओ पी और वेक्टर पी क्यू, मतलब ए और बी को ध्यान से देखो, तो इन दोनों पे क्या लग सकती है, ट्रायंगल लॉ, क्योंकि ये ऐसे है। देखो ये वेक्टर ओ पी और ये मेरा वेक्टर ओ क्यू, मतलब वेक्टर बी, तो ये ट्रायंगल लॉ नहीं लग सकती। अभी आपको बताया था कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ओ क्यू, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट को, ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये जो मेरी लाइन है ओ क्यू, अगर मैं यहाँ ट्रायंगल लॉ लगाता हूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ए और बी के रिजल्टेंट को, मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग द एडिशन ऑफ ए एंड बी वेक्टर विच इज ए प्लस बी। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये वेक्टर हमारे पास आ गया ए प्लस बी, जो किसका रिजल्टेंट है, ए और बी का। अब इस यहां से एक वेक्टर और निकल रहा है, ये सी, ऐसे ये वेक्टर निकल रहा है ना सी। अब इन दोनों पे भी तो ट्रायंगल लॉ लग सकती है। ये भी एक ट्रायंगल की, ये जो ओ क्यू वेक्टर है मतलब ए प्लस बी, और क्यू एस वेक्टर है जो सी है, ये भी एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर, तो इन पे भी ट्रायंगल लॉ लग सकती है। इसका मतलब ये वाली जो साइड होने वाली है अब, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसके और इसके रिजल्टेंट को, मतलब ए प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल पे ट्रायंगल लॉ लगाता हूं तो ये जो साइड बनेगी अब टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये इस वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर सी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, और ये आ जाएगी ए प्लस बी और ये प्लस में ये वेक्टर सी। यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब अगर मैं देखता हूं एस से टी को, इसको वेक्टर डी को, है ना, अगर मैं इसको देखता हूं वेक्टर डी को, तो अब इन पे भी ट्रायंगल लॉ में लगा सकता हूं। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो है हमारा ये, और जो ये वेक्टर डी है, ये भी एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे जो थर्ड साइड होगी इट विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट, मतलब ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। ठीक है, तो दैट मीन्स द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ दीज वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी एंड डी। सो आर विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
सो इट इज द रिजल्टेंट। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने प्रूफ यहां पे कर लिया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज हमने बच्चे क्या किया, सिर्फ वेक्टर एडिशन पढ़ा, ट्रायंगल लॉ पढ़ी आज के लेक्चर में क्या होती है, फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ी क्या होती है, फिर पॉलीगन लॉ पढ़ी। अब थोड़ा सा आपको ये तो पता लग गया कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। अब आपको एक जनरल लाइफ के एग्जांपल्स देता हूं जहां पे हम इसको यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वेक्टर्स का कोई जनरल एग्जांपल भी तो होना चाहिए ना, जिससे हमें पता तो लगे ट्रायंगल लॉ डेली लाइफ में कहां यूज हो रही है, पैरेललोग्राम डेली लाइफ में कहां यूज हो रही है। तो चलो आपको बताता हूं। क्या आपने किसी बर्ड को उड़ते हुए देखा है? अगर किसी बर्ड को उड़ना है तो वो क्या करेगा, अपने पंख फड़फड़ाएगा, है ना, तभी उड़ेगा ना। या आप भी उड़ सकते हो, आप रेड बुल पी लो, उड़ जाओगे, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। चलो जोक्स अपार्ट। तो अब आपने एक बर्ड को देखा होगा, जब एक बर्ड उड़ता है तो आप सबको पता है वो कैसे उड़ता है, वो अपने विंग्स को फड़फड़ाता है, अपने विंग्स से वो हवा पे प्रेशर लगाता है, इस तरह से फोर्स लगाता है विंग्स से। जैसे कि मैंने एक ये बर्ड ले लिया जो उड़ना चाह रहा है, जो उड़ रहा है, ठीक है, एक बर्ड ले लिया जो उड़ रहा है, ठीक है। तो जब ये बर्ड उड़ेगा तो ये क्या करेगा, अपने जो विंग्स हैं, ये विंग 1, ये इसका विंग 2, तो अपने विंग्स को फड़फड़ाएगा और ये अपने विंग्स से एयर पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। ये इधर इस विंग से फोर्स लगाई इस तरफ F1, ये फोर्स, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। आप कभी भी किसी भी चीज पे जब फोर्स लगाते हो तो फोर्स की कुछ वैल्यू भी होती है कि कितना जोर लगा रहे हो, और उसकी डायरेक्शन भी होती है ना, किस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है। अगर आप किसी को धक्का दे रहे हो तो फोर्स कहां लगाते हो, आगे। किसी को खींच रहे हो तो फोर्स कहां लगाते हो, इधर। तो डायरेक्शन मैटर करती है ना फोर्स की। तो ऐसे ही ये बर्ड जो है हवा पे फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, ऐसे, है ना, नीचे की तरफ हवा पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ। ऐसी ये वाली विंग से भी है नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है F2 इस तरह से। तो ये फोर्स F1 जो इधर लग रही है, ये फोर्स F2 इस विंग से जो इधर लग रही है एयर के ऊपर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों फोर्सेस का सेंटर कहां मिलता है, अगर हम इनको कनेक्ट करें एक पॉइंट पे तो फोर्सेस यहां पे कनेक्ट होती हैं आके, इनकी डायरेक्शन कहां कनेक्ट होती है, दोनों की आके यहां पे। तो इसका मतलब ये एयर पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो विंग्स हैं। अब आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ी है 9th क्लास में, सबने पढ़ी है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबने पढ़ी है। क्या बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का क्या मिलता है, हमें इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है। दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, पढ़ी है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ सबने। हर एक्शन का क्या मिलता है बेटा, हमें अपोजिट रिएक्शन मिलता है। तो अगर अपोजिट रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, अब अगर ये एयर पे फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो एयर इस पे फोर्स कहां लगाएगी, बर्ड के विंग्स पे फोर्स कहां लगाएगी, ऊपर की तरफ। इसे क्या देगी वो, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब एयर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, मान लिया R1, नॉर्मल रिएक्शन देगी R1 ऐसे, और ऐसे ही इस विंग को भी नॉर्मल रिएक्शन देगी एयर ऐसे ऊपर की तरफ R2, है ना। तो अब एयर तो दो तरह की रिएक्शंस दे रही है, नॉर्मल रिएक्शंस इसको, बर्ड को, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ विंग पे, ठीक है, ऐसे। लेकिन बर्ड कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। अब ये बर्ड को उड़ना है ना ऊपर की तरफ, तो बर्ड ऊपर की तरफ उड़ेगा। अब कैसे उड़ेगा, इन दो नॉर्मल रिएक्शंस के कंबाइंड इफेक्ट से। अब देखो, क्या मैं इन दोनों नॉर्मल रिएक्शंस R1 और R2 जो ये रिएक्शंस मिले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से, इन दोनों रिएक्शंस पे क्या मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूं, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना। ये एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं तो क्या मुझे इनका रिजल्टेंट मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट करता हूं पैरेललोग्राम को, और मुझे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिल जाता है R, एंड दिस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आप देख सकते हो, और इसी वजह से, इस नॉर्मल रिएक्शन R की वजह से बर्ड कहां उड़ता है, ऊपर की तरफ। मतलब हवा जो है इन दोनों वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है बर्ड पे, मतलब इनके कंबाइंड इफेक्ट से बर्ड पे ऊपर की तरफ फोर्स लगते हैं और बर्ड ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। सो
दिस इज हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ वर्क्स एक बर्ड के केस में, ठीक है ना, कि इस तरह से फोर्सेस लग रही है नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से पैरेललोग्राम लॉ से मुझे एक रिजल्टेंट मिल जाता है आर, और उसकी वजह से बर्ड ऊपर की तरफ उड़ता है। तो देखो यूज हो रही है ना पैरेललोग्राम लॉ हमारी जनरल लाइफ में, मतलब बर्ड के उड़ने के लिए। ऐसे ही बेटा जब आप चलते हो ना तब भी न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज होती है और वहां पे पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू ही हम चल पाते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह से बहुत से एग्जांपल्स आप ले सकते हो डेली लाइफ के जहां पे ये ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ यूज की जाती है। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगी। अब गुलेल तो हर एक बच्चे ने चलाई होगी, अब गुलेल कैसे चलती है उसमें भी न्यूटन्स थर्ड लॉ लगती है, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ तो लगती है लेकिन पैरेललोग्राम लॉ भी लगती है, ठीक है। देखो कैसे, तो मैंने सपोज, अब इसमें क्या होता है, ऐसे स्ट्रिंग होती है गुलेल में और ऐसे यहाँ पे हम पत्थर बांधते हैं और ऐसे पकड़ के उसको पीछे की तरफ खींचते हैं। तो मैं इधर खींच रहा हूं, इसको पत्थर बांध के गुलेल को इधर खींच रहा हूं। तो जब मैं दूसरी तरफ खींचूंगा तो गुलेल की जो स्ट्रिंग है इसमें तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा। वो टेंशन कितनी है, मान ले यहाँ पे T1 और यहाँ पे कितनी टेंशन है, ये T2। अब आपको पता है जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो पत्थर कहाँ जाने वाला है, आगे जाने वाला है। वो कैसे गया आगे, ये जो दो टेंशन्स लग रही हैं इनके रिजल्टेंट से, मतलब ये एक तरह से यहाँ पे भी क्या लग सकती है, पैरेललोग्राम लॉ। मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको, कि यहाँ पे जो ये दो वेक्टर्स लग रहे हैं मैं इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक वेक्टर इधर जा रहा है T1 और एक टेंशन वेक्टर ये T2, एक खिंचाव इधर एक खिंचाव इधर। अब अगर मैं यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगाता हूं, देखो ध्यान से, तो इधर की तरफ नेट फोर्स बनती है T, विच इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन T1 एंड T2। तो आप देख सकते हो जब हम गुलेल से पत्थर को फेंकते हैं तब भी क्या लगती है, पैरेललोग्राम लॉ लगती है। ये जो दो टेंशन्स लग रही है ना, एक इधर एक इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट बनता है T, जो इस पत्थर को आगे की तरफ मूव करवाता है, ठीक है। तो समझ में आया या नहीं, तो इसका मतलब हमारी डेली लाइफ में हर जगह क्या लग रही है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, कहीं पे ट्रायंगल लॉ, कहीं पे पैरेललोग्राम लॉ। ये आपने पैरेललोग्राम लॉ का एग्जांपल देखा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हो। इसके अलावा अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो मैं बता देता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इस सीरीज का, उसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनका एनालिटिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। मतलब अभी तो हमने जस्ट इनके बारे में स्टेटमेंट पढ़ी, इनकी के रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन ये होगी और वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जस्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, आज समझा है इनको। नेक्स्ट हम उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका फॉर्मूला हम सीखेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हम सीखेंगे। मतलब एनालिटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल लॉ को और पैरेललोग्राम लॉ को। तो ये मेरा नेक्स्ट आने वाला टॉपिक होगा। पिछले टॉपिक्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे अब तक के +1 के सभी टॉपिक्स मौजूद हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।